ঠিক আছে তাহলে স্টার্ট করছি। अच्छा देखो, आज हम लोग का इन्वेंट्री जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन एग्जाम में उसी से ही ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बता देंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस है वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है। इलास्ट्रेशन वन, ठीक है। तो हम लोग देखो इन्वेंट्री में अगर एक बार जाते हैं, देखो मैंने जो भी करवाया है वहां पर मैंने एकदम स्टार्टिंग में एक बार जाते हैं यहाँ। तो दो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा, ऐसा मैंने बोला था, हिस्टोरिकल मेथड से और नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल का एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये सब एग्जाम में अभी तक तो कभी नहीं आया, लेकिन अब प्रोफेशनल कोर्स का कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है आ जाए। है क्योंकि सिलेबस में कर लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा देंगे, ठीक है, वो जरूरी है, वो आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो हम लोग को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज और लीफो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे करके कैलकुलेशन होता है, काफी आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ दिया है, इलास्ट्रेशन वन से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। बोल रहा है कि सुरेखा लिमिटेड जो है 3 प्रोडक्ट को डील करता है, ठीक है। इनके पास 3 आइटम है। तो पी क्यू आर, ये आइटम्स जो है ये ना तो सिमिलर है, ना मतलब पी क्यू और आर एक जैसा नहीं है, ना तो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ना तो पी के जगह कोई क्यू यूज कर पाएगा, ना तो क्यू के जगह आर यूज कर पाएगा, यही चीज बोल रहा है। At the end of a financial year, the historical cost and NRV of item of closing stock, ये P, Q, R, ये जो 3 आइटम है इसका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया गया, और उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखा इतना इतना और इतना, और उसका एनआरवी दिख रहा है इतना, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो ये मैंने इसके आगे भी बहुत बार बताया है, यहाँ लिखवाया था कि नहीं वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हम लोग को हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना पड़ता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। हम लोग को हमेशा इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये देखो कॉस्ट और, हाँ लिखवाया हुआ है ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, ये यही से बता देंगे। तो अगर हमें वैल्यू करना है आइटम पी क्यू आर का, तो कैसे वैल्यू करेंगे। पी आइटम जो है उसका कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर, तो ये दोनों में लोअर वैल्यू कौन सा है 38, तो इसका वैल्यू 38 पे करना पड़ेगा। कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर, दोनों इक्वली है तो 29 ही ले लेंगे। 17 और 14 में लोअर क्या है 14, तो 14 ले लेंगे। अब इसका ऐड करेंगे तो पी क्यू आर और तीनों का हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। ये इंडिविजुअली मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये देखो यहाँ पर सोल्यूशन में यही किया हुआ है, 38, 29, 14, और ये सब का ऐड करने से यहाँ दिख रहा है 81 आ रहा है, ठीक है। लेकिन बस इतना सा करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये पूरा ऐसे मतलब फॉर्मेट ठीक से बनाना पड़ेगा। लाइक आइटम लिखेंगे हम लोग, हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जैसा जैसा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखना है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इक्वल टू क्या लिखना है, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये भी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने लिखवाया हुआ है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों को कंपेयर करके और टोटल लिखेंगे। लेकिन एक चीज लिखना यहाँ ऊपर जरूरी है, ये हम लोगों ने कैसे ले लिया कि ये दोनों के बदले ये आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू अकॉर्डिंग टू एएस2, ये भी लिख सकते हो एएस2 के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू एएस2 इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। नॉर्मली ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखोगे तो ठीक है। ये एक्चुअली एएस2 जब डिटेल्स में पढ़ा जाता है, जो कि हम लोग नॉर्मली इंटर में होता है ये वाला, वहां पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का बहुत सारा पॉइंट हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये तो एएस2 का जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन एएस2 काफी मतलब डिटेल्स में, एएस2 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इंटरचेंजेबल आइटम का कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये सारी चीजों को डिटेल्स में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बोला है इन्वेंट्रीज जो है रिटर्न डाउन टू एनआरवी ऑन एन आइटम एंड आइटम बेसिस। आइटम बाय आइटम बेसिस जब हम लोग इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसे
एनआरबी में लेते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड एज अंडर। अब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा नहीं है तो शायद ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो, तो तुम लोग जस्ट इतना लिखने से होगा कि AS2 के हिसाब से हमें कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर में लेना है, तो हम लोग उसी हिसाब से लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम और करके नहीं दिखा रहे, एग्जाम में अगर आ जाता है बाई चांस तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इलास्ट्रेशन 1 यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इतना लिखना है कि AS2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में लेना चाहिए, जो लोअर वैल्यू है वो ले लिया और टोटल कर लिया। इसके बाद दूसरा मेथड आता है फीफो। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इसके बारे में यहाँ तो बहुत कुछ बोला है, हम लोग इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या दिया है, A manufacturer has the following records of purchase of condenser which he uses while manufacturing radio set। तो एक मैन्युफैक्चरर है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, रेडियो, ठीक है। तो रेडियो मैन्युफैक्चर करता है, तो वो क्या क्या परचेस करता है, कंडेंसर, रेडियो में लगाने के लिए कंडेंसर परचेस करता है, उसका रॉ मेटेरियल हो गया। कब कितना परचेस किया है, बोल रहे 4 दिसंबर को 950 रुपीज करके, उसके बाद 10 दिसंबर को 455 रुपीज करके, 11 दिसंबर को 355 रुपीज करके, और 19 दिसंबर को 260 रुपीज करके, और 28 को 847 रुपीज करके। ये क्या दिया है, डिटेल्स ऑफ परचेज दिया है। बोल रहे कि 1600 यूनिट वेयर यूज्ड, तो जितना परचेज किया उसमें से उन्होंने 1600 यूज किया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर, 18 दिसंबर तक यूज किया है, उसके बाद और यूज नहीं किया, परचेज किया है। ये सब तो परचेज का डिटेल्स दिया हुआ है। तो कब से परचेज करना स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ पर एक बार देखेंगे, एक काम करते हैं, ये फोर्थ वाला को भी ना यहीं पर लिख लेते ताकि हमें बार बार अप डाउन ना करना पड़े। ये देखो 4 दिसंबर 900 यहाँ पर लिख ले, दिसंबर 4 900 एट द रेट ऑफ 90 था, एक बार चेक करते हैं, सॉरी 50 था, ये 50 था, ठीक है, ये 50 लिख दिया। अच्छा, अब ये सब क्या है, ये परचेस का डिटेल्स है, कहाँ बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है, ये सब परचेस हुआ। उसके बाद परचेस क्यों किया है, रेडियो बनाने के लिए, रेडियो में 1600 यूनिट यूज किया गया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। तो 4 दिसंबर से परचेस हुआ, परचेस चला 28 तक, ठीक है, 4 दिसंबर को परचेज हुआ, परचेज चला 28 तक, लेकिन यूज हुआ है सिर्फ 18 दिसंबर तक, उसके बाद कोई भी कंडेंसर का यूज नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो हमें क्वेश्चन दे दिया है, अब सोल्यूशन खुद ब खुद इन्होंने किया है, बोला नहीं है करना क्या है, हम लोग देख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1000 and would consist of 800 unit received on 28 December and 200 as per FIFO। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग फीफो बेसिस पे करते हैं, अब फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसको समझाने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये फीफो मेथड को समझाने के लिए एक छोटा सा डिटेल्स लिया हुआ है, बताते हैं। इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर डेट, क्वांटिटी, पर यूनिट प्राइस, ये सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। दिसंबर 4 900 at the rate of 50, December 10 11 19 28, 10 11 19 28, 400 300 200 800, और रेट है 55 55 60 47, टोटल 2600। ये क्या है, ये है परचेज का डिटेल्स, देख लो क्वेश्चन में सामने ही बोला हुआ है कि कैसे परचेज का डिटेल्स है, ये परचेज के बारे में बोला है। अब कंज्यूम कितना हुआ है, कंज्यूम का मतलब होता है यूज, यूज या फिर कंज्यूम्ड। यहाँ पर बोला है इशूड, इशूड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करने पर रॉ मटेरियल को जब फैक्ट्री में भेजा जाता है तो उसे बोलते हैं इशू करना। तो 1600 इशू हुआ है, कंज्यूम्ड या फिर इसे हम लोग इशूड बोलेंगे 1600, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर बोला तो नहीं है क्या करना है, बट आंसर से हम बोल सकते हैं, बोल रहा है कि ये आंसर जो निकाला हुआ ये एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला है फीफो बेसिस पे,
गुड आफ्टरनून हसीना। गुड आफ्टरनून मैम। क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए बोला है फीफो बेसिस पे, तो यहां पर लिखते हैं कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एज फीफो बेसिस। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन ना पूछा नहीं, एक्चुअली ये क्या कर रहा है ना, फीफो समझा रहा है, तो यहाँ पर सोल्यूशन खुद ब खुद कर दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या करने बोला है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एज फीफो बेसिस। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो स्टॉक आएगा वही पहले यूज होगा, यही हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो टोटल 1600 यूज हुआ है, तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इशूड का एक कॉलम बना ले समझने के लिए, तो हम लोग का पहले इशू कितना हुआ होगा 50। ठीक है, टोटल 1600, फिर 55 इशू हुआ होगा। क्यों, देखो बोला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कैसे समझेंगे, डेट वाइज। तो पहले अगर मेरे पास 4 दिसंबर में रॉ मेटेरियल यानी कि क्या रॉ मेटेरियल का नाम क्या है, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर आया तो 50 यूनिट आया, तो पहले 50 यूनिट, सॉरी 50 नहीं, सॉरी 50 तो प्राइस है, ये तो पर यूनिट जो है ये प्राइस है। पहले हम लोगों ने 900 यूनिट परचेस किया, तो सबसे पहले वही यूज किया होगा। फिर 400 यूनिट यूज किया होगा, फिर 300 यूनिट यूज किया होगा। देखते हैं कितना यूज हो जाता है, 900 प्लस 400 प्लस 300 कितना हो गया 1600। तो 1600 कंप्लीट। इसके बाद हम लोगों ने और कुछ इशूड यानी कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ट्रांसफर नहीं किया, तो अब हम लोग के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो 200 यूनिट 60 रुपीज वाला और 800 यूनिट 47 वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पहले जो स्टॉक आया उसे पहले यूज किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखो 12,000 और 800 इंटू 47 का मतलब हो गया 37,600 प्लस 12,000 49,600। ठीक है, ये क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जब हम लोग स्टॉक काउंटिंग कर रहे हैं, अगर 18 दिसंबर के बाद और कोई इशू नहीं हुआ है तो उसके बाद परचेस भी हुआ, यानी बचा हुआ स्टॉक का वैल्यू हो गया 49,600। ये देखो यहाँ पर किया हुआ है 49,600, ऐसे किया है, कुछ नहीं, बस हमें इतना समझना है फीफो है लीफो है क्या है। अगर क्वेश्चन फीफो का है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे स्टॉक आउट होगा, पहले जो आया वो पहले आउट होगा। 900 पूरा क्यों आउट हो गया, बिकॉज बोल रहे टोटल यूज हुआ है 1600, तो 900 पूरा यूज करना पड़ेगा 1600 कंजम्पशन दिखाने के लिए, फिर 400 भी, फिर 300, बस कंप्लीट 1600 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब जो बचा हुआ स्टॉक है वो हो जाएगा हम लोग का 49,600 का बचा हुआ स्टॉक है। ये यूनिट के हिसाब से बचा हुआ स्टॉक है, ये एट द रेट है और ये अमाउंट। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेशन होगा। इसका हम लोग डिटेल्स क्वेश्चन देखेंगे, ये एक छोटा सा पॉइंट था तो मैंने यहाँ पर बता दिया। फिर यहाँ पर लीफो बोला है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसका भी एक क्वेश्चन दिया है वो भी हम दिखाते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्पल पे एज्यूम करो दैट फॉलोइंग इश्यूज वेर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इशू का डेट दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन लेना है और इशू का डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रहेगा और हम लोग को इशू का डिटेल्स दिया हुआ है और बोला है कि इसे फीफो मेथड में दिखाने के लिए यूजिंग लीफो, सॉरी लीफो में। ठीक है, इसे हमें लीफो में दिखाने बोला है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम्पल इधर उधर करके दिया हुआ है, फिर भी ठीक है हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो इलास्ट्रेशन 3 इसका ये पार्ट है और इसमें ऐड होगा इलास्ट्रेशन 2 का ये पार्ट, तब जाके फुल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, बोला है कि पूरा स्टोर लेजर बना के बताते हैं स्टोर लेजर क्या होता है। ये जो फॉर्मेट देख रहे हो ना ये है स्टोर लेजर, ये बना के हमें इस क्वेश्चन को लीफो में सॉल्व करके दिखाना है। अब स्टोर लेजर का मतलब क्या होता है, देखो लेजर तो समझ में ही आता है, तुम लोग अकाउंट्स में लेजर बनाते हो, जर्नल एंट्री से जब हम लोग टी शेप के अकाउंट में पोस्ट करते हैं वो लेजर होता है। यहाँ पर हमें बनाना है ऐसा लेजर जो स्टोर में रहता है, स्टोर यानी जहां रॉ मटेरियल रहता है, तो रॉ मटेरियल जहां रहता है वहां क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कब कब रॉ मटेरियल खरीदा गया, यानी एक रिसिप्ट का कॉलम होता है जिसमें कितना क्वांटिटी में परचेज हुआ, रेट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, इशू यानी स्टोर से कितना फैक्ट्री में सेंड किया गया रॉ मटेरियल ताकि फिनिश गुड्स बन सके, तो क्वांटिटी रेट अमाउंट, अगेन कितने क्वांटिटी कितने रेट और कितने अमाउंट का, और बैलेंस जो बच रहा है वो कितना बच रहा है सेंड करने के बाद, ये हर बार हम लोगों को चेक करते जाना है। तो ये इस फॉर्मेट में बनता है, फीफो भी ऐसे बनता है, फॉर्मेट सभी का सेम है। ठीक है, सभी का सेम मतलब कौन कौन से मेथड के लिए हम बोल रहे हैं, चाहे तुम लोग फीफो देख लो, लीफो देख लो, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज।
ये सभी मेथड के लिए ये फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है, अंदर का कैलकुलेशन अलग होगा, फॉर्मेट यही वाला एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि फिर मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, ये वाला जो है यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी इस तरीके से स्टोर लेजर नहीं बनाए, जस्ट ये बोला कि बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है फीफो बेसिस में, तो ये मैंने बता दिया। इसको भी पूरा फीफो बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब पूरा स्टोर लेजर बना के। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, स्टोर लेजर बना लेते हैं इसका, ये वाला, ये क्वेश्चन का स्टोर लेजर बना लेते हैं जो इलास्ट्रेशन 2 और 3 का मिक्स्ड अप है। तो यहां पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 3, स्टोर लेजर एक सेकेंड, स्टोर लेजर लीफो मेथड बोला है, लीफो मेथड से बनाओ, तो लीफो मेथड से बनाएंगे। अच्छा, क्या क्या कॉलम होना चाहिए, एक तो होगा डेट का कॉलम, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हम लोग का क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, ये किसके लिए होगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, पहले आता है रिसिप्ट का कॉलम। ठीक है, तुम लोग स्केल से पूरा लाइन वाइन टालना पड़ेगा, हम ऐसे ही दिखा रहे हैं। इशू, ठीक है, इशू में क्या क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सेम तरीके से। अच्छा, इसके बाद बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, देखो कैसे होगा, हम लोग को क्या करना है, डेट वाइज चलना है, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो डेट वाइज चलते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन हम लोग का इलास्ट्रेशन 2 जो है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो तो होगा ही, उसमें ये भी ऐड होगा। तो देखो यहाँ पर डेट क्या क्या है, देखते हैं, 5, 20 और 29, वही दिसंबर वाला ही दिया हुआ है, 5, 20 और 29। सबसे पहला डेट 4 दिसंबर का आता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर के मंथ में 4 दिसंबर का आया, ये किस चीज का ट्रांजेक्शन है, ये पूरा परचेस का है। 4 दिसंबर को कितना परचेस हुआ है, 900 यूनिट 50 रुपीज करके, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 दिसंबर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर 4। अच्छा, क्वांटिटी कितना लिखेंगे, 900, रिसिप्ट में लिखेंगे क्योंकि परचेस कर रहे हैं कितना, 50 रुपीज करके, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल 45,000। सिंपल, देखो कितना आसान है, 900 इंटू 50, 45,000, ठीक है। अच्छा, अब इस डेट पे कोई इशू हुआ है, चेक करते हैं, इस डेट पे कोई इशू नहीं हुआ है, तो इशू पे कुछ नहीं लिखना है, बैलेंस। अगर कुछ स्टॉक आउटफ्लो नहीं हुआ तो मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 900 ही पड़ा हुआ है, कितना करके, 50 करके, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 45,000। अच्छा, अब फोर्थ के बाद कौन सा डेट आता है, यहाँ तो 10 है, यहाँ देख लेते हैं क्योंकि कंबाइन है दोनों क्वेश्चन, बोला भी है प्रीवियस एग्जांपल से एजम्पशन लेके, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख लिया तो बेटर हुआ ना, नहीं तो आगे पीछे मुझे पेज को करना पड़ता। तो दिसंबर 5 को इसके बाद इशू हुआ है 500, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा दिसंबर 5 को, क्या हुआ है, इशू, तो इशू यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, लीफो। अब लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये तो एक लौता स्टॉक इन है, यहाँ लास्ट और फर्स्ट क्या होगा, यही बचा हुआ है। तो अगर इशू करना है 500 तो इसी से करना होगा, तो 500 इशू कर सकते, रेट क्या लगाए, 50 रुपीज वाला स्टॉक ही हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 25,000। अच्छा, अब स्टॉक कितना बचा, 900 था, उसमें से 500 इशू कर दिया, तो बचा हुआ है 400, कहाँ, गोडाउन में, इमेजिन करो 900 यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ था, इससे जो है 500 फैक्ट्री के वहां सेंड कर दिया गया प्रोसेस करने के लिए, बचा 400, उसका रेट 50 होगा, 50 वाला ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000। अच्छा, दिसंबर 5 के बाद कौन सा डेट आना चाहिए, 6 आना चाहिए, देखते हैं 6 का कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, 7 नहीं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 8 नहीं, 9 ये भी नहीं है, 10 10 है, दिसंबर 10, ये क्या है, ये सारा परचेज का डिटेल्स है, दिसंबर 10 में 400 यूनिट परचेज हुआ है 55 करके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिसंबर 10 में 400 यूनिट परचेज हुआ है 55 करके, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 22,000। तो ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ कुछ नहीं लिखना है, इशू तो नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, प्रेजेंटेशन का तरीका यही फॉलो करना है,
तो 400 हमारे पास पहले से है और 400 आ गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ही लिखना है, मिक्स्ड अप नहीं करना है, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होगा या लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होगा। तो यहाँ पर लिख दिया 50, ये 450 वाला है, और अभी नया जो 400 आया वो 55 वाला है। तो कितना वैल्यू होगा, ये तो होता है 20,000 और ये है 22,000, ठीक है। चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे करके यहाँ पर एक जो है ब्रैकेट लगाया जा सकता है, इससे समझ में आए कि ये एक ही लाइन का आंसर है, ठीक है। अब तीनों जगह भी लगा सकते हो, एक जगह भी लगा सकते हो, हम एक ही जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें अभी क्या बता रहा है पता है, ये हमें अभी बता रहा है हमारे पास 400 यूनिट स्टॉक है एंड 400 यूनिट स्टॉक है एट द रेट 50 वाला, एट द रेट 55 वाला। अब हम लोग मेथड कर रहे हैं क्या, लीफो। अब अगर क्वेश्चन में हमें कोई इशू बोलेगा तो हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे, मतलब लास्ट इन कौन सा हुआ, ये वाला 400 लास्ट इन है, तो अगर स्टॉक आउटफ्लो करवाना है तो इससे करवाना है, क्यों, क्योंकि मेथड फॉलो कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, इसी वजह से और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दिसंबर 10 के बाद कौन सा डेट आना चाहिए, 10 के बाद 11 आ जाएगा, परचेज 300 यूनिट, ठीक है। तो दिसंबर 11 यहाँ पर लिखते हैं, दिसंबर 11 355 करके, तो ये मल्टीप्लाई करने से होता है 16,500, ठीक है। तो कितना स्टॉक बन गया, पहले तो 400 था और भी 400 लिया और अब 300 ले लिया, तो ये 50 करके, ये 55 और ये 55, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये तो 20,000 पहले से, यहाँ देख देख के लिख सकते हैं, एक बार कैलकुलेशन हो गया तो देख के आराम से लिख सकते हैं, 16,500 कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने कौन सा डेट का ट्रांजैक्शन किया, दिसंबर 11। इसके बाद 12 आना चाहिए, 12 का यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ चेक करते, नहीं। 13 नहीं है, दोनों जगह ही नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, यहाँ 20 और 29 है, तो 11 ही आएगा, ठीक है, 11 19, उसके बाद उधर आएगा, तो पहले 11 परचेज 300, तो यहाँ पर लिखते हैं दिसंबर 11 तो हो गया था, सॉरी 11 तो हो गया है, 19 देखना पड़ेगा, हाँ 19 पहले आएगा, इधर 20 है, तो 19 को 200 यूनिट 60 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। इशू तो कुछ नहीं हो रहा है। अब टोटल स्टॉक कितना बन गया, 400, फिर 400, फिर 300 और अभी 200, तो यहाँ पर 50, 55, 55 और ये 60 रुपीज करके बस लिखना है और कुछ नहीं। यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपीज करके 20,000, यहाँ पर हो जाएगा 22,000, यहाँ पर हो जाएगा 12,000, नहीं ये 16,500, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12,000, ठीक है। इतना हो गया, ये स्टॉक हम लोग के पास अभी है। ये कौन सा डेट का हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, ये हम लोगों ने किया दिसंबर 19 का, ठीक है। यहाँ पर मैंने 19 लिखा नहीं, लिख लेते हैं दिसंबर 19 का। अच्छा, दिसंबर 19 के बाद कौन सा डेट आएगा, 28 दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पर करना पड़ेगा, जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेट दिसंबर 20। अच्छा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। एक सेकंड रुको, अच्छा हाँ, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, ठीक है।
अच्छा, अब दिसंबर 20 यहाँ पर देखो कितना इशू करने के लिए बोला है। दिसंबर 20 को बोल रहे हैं 600 इशू करना है। अब हम लोग के पास स्टॉक कितना है, हम लोग के पास ये 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक है, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक है। हम लोग फॉलो कर रहे हैं लीफो, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। सबसे एंड में कौन सा है यहाँ देखेंगे तो भी पता चलेगा। यहाँ लिखा हुआ है पहले 400, फिर 400 दिख नहीं रहा है ना, तो हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। उसके बाद 200, तो पहले 200 हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हमें टोटल कितना यूज करना है इस डेट पे, टोटल 600 यूज करना है। तो पहले 200, फिर 300, 500 होगा, और यहाँ से 100, यहाँ से 100 लेंगे तो 600 हो जाएगा। तो हम लोग 200 को पूरा यूज करेंगे, 300 को पूरा यूज करेंगे। तो कैसे लिखना पड़ेगा, ये देखो लिखने का पैटर्न। यहाँ पर 200 पूरा यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 200 के बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर 300, और यहां से 100। तो 200 का रेट कितना था, 200 का रेट था 60, 300 का था 55। क्लोजिंग जो बैलेंस है वहां देखने से ही दिखेगा। 200 का रेट था 60, और उसके आगे वाला 55, उसके आगे भी 55, ठीक है। तो ये 55 और यहाँ पर भी 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000, 16,500 और 5500। अच्छा, अब बैलेंस क्या बचा, अब देखो ये 200 में से पूरा यूज हो गया, 300 में से पूरा हो गया, 400 में से 100 बचा। लेकिन लिखना कैसे है, जस्ट जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। पहले 400 लिखना है, वो बचा हुआ है तो पहले लिखो 400, ठीक है। 400 कितना करके था, 50 करके था, तो ये हो गया हम लोग का 20,000। उसके बाद कौन सा स्टॉक था, 400, उसमें से हम लोगों ने 100 यूज कर लिया, 355 वाला बचा हुआ है, 355 करके बचा हुआ है। बाकी जो है वो यूज हो चुका है, बाकी जो है वो यूज हो चुका है। तो ये हम लोग का यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। तो दिसंबर 20 का ट्रांजैक्शन हो गया। दिसंबर 20 के बाद यहाँ 29 दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं 28 है, तो पहले 28 आएगा फिर 29 आएगा। तो दिसंबर 28 को 800 यूनिट 47 करके परचेज हुआ है। तो दिसंबर 28 को 800 यूनिट 47 करके परचेज हुआ है। तो 800 इंटू 47 देखते हैं कितना आता है, 37,600, 37,600, ठीक है। तो यहाँ पर इश्यूज में कुछ नहीं दिखेगा, इशू तो नहीं हो रहा है। अब हम लोग के पास क्या दिखेगा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। हम लोग के पास पहले 400 था, अभी भी है, 300 पहले था अभी भी है, और अभी नया 800 आया है। और स्टॉक का काउंटिंग में ये 50 पर यूनिट करके है, ये 55 और ये 47। इसका वैल्यू होता है 20,000, इसका वैल्यू 16,500 और इसका वैल्यू 37,600, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा 37,600। तो ये हम लोग का हुआ 20। अच्छा, कंप्लीट तो हुआ नहीं है 28। अच्छा, अब देखो इशू हुआ है 29 को 500। अब लिखते हैं यहाँ पर इशू हुआ है 29 को 500, 500 इशू हुआ है। तो यहाँ पर 500 इशू करना है, किससे करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं तो 800 से ही कर सकते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले, सबसे पहले लास्ट वाला स्टॉक यूज करना है। क्या ये पूरा चाहिएगा, नहीं, क्योंकि हम लोग को इशू करना है 500, तो हम लोग 800 से 500 लेंगे। रेट कितना लगाएंगे, 47 करके चेक करेंगे कितना होगा, 5 इंटू 47, 23500, ठीक है, इतना यूज हो गया। अब हम लोग का बच कितना रहा है, 400 वाला स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, 300 वाला स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। 800 में से 500 यूज हो गया, ये 300 बन जाएगा। तो 50, 55, 47, तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 16,500, और 3 इंटू 47, 14100, 14,100, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आसान है, बस तुम लोग को थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। लीफो है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक लास्ट में है पहले उसका कंजम्पशन करना है, और जो स्टॉक एंड में आएगा मतलब वो रहता जाएगा, ठीक है। अगर वो कंप्लीट, ये देखो इसका स्टॉक जो दिख रहा है ये सबसे प्रीवियस स्टॉक है, ये उसके बाद, और ये उसके बाद का, ठीक है। तो लीफो जो है वो हमारा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है
जो लास्ट में आया है उसे हमें पहले आउट करना है, ठीक है। तो ये देखो 900 हमारे पास था, 500 यूज हुआ, तो इसमें तो एक ही तरह का स्टॉक था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, 400 बचा। और फिर लगातार जो है परचेस होते गए, ठीक है, परचेस होते गए, हम लोग स्टॉक को ऐसे लॉट में लिखते जाएंगे, मतलब एक के बाद एक इंडिविजुअली, ठीक है, मिक्सड अप नहीं करना है, इंडिविजुअली लिखते जाएंगे। और जब इशू होगा तो हमें देखना है किस तरीके से इशू हो रहा है। जैसे फर्स्ट इशू तो 500 हुआ था, उसके बाद इशू हुआ यहाँ पर 600। 600 कैसे लेंगे, लास्ट स्टॉक था 200, पूरा ले लेंगे 600 करने के लिए, फिर 300 पूरा ले लेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा, फिर और 100 लेना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा मेथड मैंने बताया कि कैसे करके करना है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक बार टैली करके कि इनके साथ मेरा मैच हुआ कि नहीं। 20, 16, 500, 14, 100, 20, 16, 500, 14, 100, हाँ टैली हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया है, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूटेशन अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इन द अबव एग्जांपल इफ द entity followed periodic inventory system closing inventory of 1000 pieces will be valued at as follows। अच्छा ये क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या किया है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन दिया हुआ है। अब फिर से ये इलास्ट्रेशन 2 के बारे में बता रहा है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ना 1000 यूनिट का, 1000 ही दिख रहा है ना, 1600 यूज हुआ 2600 से, तो क्लोजिंग में कितना बचेगा, 2600 माइनस 1600 यानी कि 1000, इतना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो कि इन द अबव एग्जांपल, जो इलास्ट्रेशन 2 का बात कर रहा है, ठीक है, इफ द एंटिटी मतलब जो रेडियो बनाते हैं उनका बात हो रहा है, फॉलोड पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 पीसेस का होगा और उसका रेट कितना होगा 800 और 200, ये देखो 800 और 200, 60 और 47 करके, तो 60 और 47 करके यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, तो 1000 पीसेस का वैल्यू आ जाता है 49,600, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो ये फिर से यहाँ पर दे दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कितना दिया, 49,600। एक्चुअली ये बताना चाह रहा है, देखो और कुछ नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर सेम लीफो फीफो मेथड किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 800, 200 और टोटल ये देखो, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं फीफो मेथड में 1000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक आया, वैल्यू हुआ 49,600। लीफो मेथड में कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक आया चेक करके देखो, 1000 ही आएगा, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, 300, 300, 600 और 400, ये सब मिला के कितना होता है 1000, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू का एक बार टोटल करके देखो, 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100, तो कितना आ गया 50,600, यही चीज बोल रहा है 50,600 आ रहा है, यहाँ पर यही चीज बोला है 50,600 आ रहा है। जबकि जब हम लोग फीफो, अगर इसी क्वेश्चन को फीफो में करते, ये तो मैंने शॉर्टकट में दिखाया जैसे उन्होंने किया था, अगर हम लोग ऐसे लिख के पूरा करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, तो हम लोग का आना चाहिए 49,600, ठीक है, 49,600 आएगा। अगर इसी मेथड्स में तुम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर बना के फीफो में करते हो तो 49,600 आएगा, क्वांटिटी सेम रहेगा, यूनिट सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसका रीजन यही है वैल्यू चेंज होने का, क्योंकि हम लोग स्टॉक का जो है अलग अलग कंसेप्ट में स्टॉक को इशू कर रहे हैं। लिफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर यही फीफो होता तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता, मतलब पहला जो स्टॉक आ रहा है वो पहले आउट होगा, इस तरीके से होता तो हम लोग का आंसर 49,600 आता। तो तुम लोग इसको फीफो में करके देख सकते हो, हम देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन है तो इस मेथड में हम फीफो में करके दिखाएंगे। तो यही देखो बोल रहा है वी कैन सी दैट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज चेंज्ड फॉलोइंग लिफो मेथड बेस्ड ऑन परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। तो ये इन मतलब ये वाला जो है ना परपिचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री, इसी का थ्योरी हम बोल रहे थे, हमें पढ़ना पड़ेगा तब ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि फीफो से करोगे तो अलग आंसर आएगा, लीफो से करोगे तो अलग आंसर आएगा, वैल्यू में क्वांटिटी में नहीं आता है, ठीक है, वैल्यू में आएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 4 बोल रहा है कि इन द सेम एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो सेट, फिर से वही वाला एग्जांपल, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। हम लोग को इसी क्वेश्चन को कैसे करने के लिए बोला है, एवरेज प्राइस मेथड से करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एवरेज प्राइस मेथड से करने से ये कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये देखो यहाँ पर 3 तरीके से कर रखा है, फीफो से भी किया है, लीफो ये पता नहीं ये कौन सा वाला कैलकुलेशन है,
ये तो जैन कुछ और दे रखा है, कुछ और डिटेल्स दे रखा है। रुको एक सेकेंड, यहाँ पर अच्छा ये एक चार्ट दिया है, इससे हमें फीफो लेफो और सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम लोग ये वाला करते हैं। सेम एग्जाम्पल में ये रेडियो सेट वाला जो है, सेम एग्जाम्पल से हम लोग को क्या करके दिखाना है, हम लोगों को क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करके दिखाना है एवरेज प्राइस मेथड से। ठीक है, एवरेज प्राइस मेथड से हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को दिखाते हैं कैसे करके एवरेज प्राइस मेथड से होगा। तो एवरेज प्राइस में देखो यहाँ पर ये हम लोग का सिंपल एवरेज प्राइस मेथड दिया है और एक वेटेड एवरेज भी होता है। ठीक है, हम दिखा देते हैं, दोनों तरीका ही दिखा देते हैं। फिर से वही रेडियो सेट वाला क्वेश्चन को ही हम लोग को करने के लिए बोला गया है। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ बनाया है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, उसी पे कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर सिंपल एवरेज मेथड, अंडर सिंपल एवरेज मेथड। फिर से सेम मैंने बोला, स्ट्रक्चर हर चीज हर मेथड में सेम होगा। पहले डेट, फिर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रिसिप्ट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब इस मेथड में ध्यान दो कि हम लोग कैसे करके कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें फीफो का भी एप्लीकेशन होगा। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, सबसे पहला बात है कि फीफो का एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो, ये डेट एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर जो है कैलकुलेशन वगैरह हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 दिसंबर का डेट होगा, 900 जो है परचेज हुआ है, तो यहाँ भी लिखेंगे 4 दिसंबर। हम ऐसे लिख देते हैं 900 यूनिट परचेज हुआ है, कितना करके 50 करके, तो वैल्यू कितना हो गया 45,000। ठीक है, अब बैलेंस में कितना लिखेंगे 900, यहाँ पर लिख देंगे 45,000। सिंपल एवरेज में हम लोग यहाँ पर रेट अगर नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, यहाँ रेट नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि रेट का एवरेज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग रेट वेट सब लिख रहे हैं ना, इस मेथड में क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर रेट लिखने का जरूरत नहीं है। अभी एक एक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4 दिसंबर के बाद आएगा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हुआ है इशू, ये देखो 500। ये क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा, ये वही रेडियो सेट वाला ही एग्जाम्पल है ना। तो ये देखो यहाँ पर 5 दिसंबर का इशू ये हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं December 5, 5 दिसंबर। ठीक है, इशू कितना किया गया है, इशू किया गया है 500, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 इशू किया गया, उसका रेट क्या होगा 50 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एवरेज करने का कोई जगह नहीं है। जब मोर देन 1 रेट होगा तब ना एवरेज करेंगे, सिंगल रेट है तो एवरेज नहीं होगा। यहाँ पर आ गया 25,000, वैल्यू कितना बचा 400। और यहाँ पर ये क्वांटिटी कितना बचेगा, क्वांटिटी यहाँ रेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अमाउंट को, ये देखो 400 इंटू 50 कर लो, 20,000 आता है ना, 20,000। यहाँ रेट नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ रेट नहीं लिखना है। यहाँ पर रेट इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका एवरेज नहीं हुआ। हम बता देते हैं, यहाँ पर एक इतना जगह रखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहले हम यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। हर एक इशू के लिए एक वर्किंग नोट चाहिए होगा। ठीक है, तो इशू ऑन 5 दिसंबर। ठीक है, रेट निकालेंगे कि कौन से रेट पे इशू हो रहा है। तो रेट कैसे होगा, एवरेज करना पड़ेगा। एक ही रेट का माल था, ठीक है, एक ही रेट का स्टॉक था, दैट इज 50। तो 50/1, अब मोर देन 1 डेटा होगा तब ना एवरेज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 50/1, यानी 50 रुपीज में हमें इशू का वैल्यू दिखाना पड़ेगा। तो बचे हुए स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, एक्चुअली 45 से 25 लेस कर दो, पता चल जाएगा कितना होगा। कैसे करना है, 45,000 से 25 को लेस कर दो, और ये 900 से 500 को लेस कर दो। यहाँ रेट का कुछ भी नहीं दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब 5 दिसंबर के बाद कौन सा डेट आएगा, 5 के बाद आ जाएगा 10 दिसंबर। परचेज हुआ है 400 यूनिट 55 करके, तो यहाँ पर लिखते हैं
10 दिसंबर 400 यूनिट परचेज हुआ है 55 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 22,000। देखो थोड़ी देर पहले भी मैंने किया था, तो वहां से देख के ही लिख रहे हैं। और इशू में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इस डेट में कोई इशू है नहीं। अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ये हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग लिखा था ना, लेकिन सिंपल एवरेज में ऐसे नहीं करना है। एवरेज मतलब ही क्या होता है, मिक्स्ड अप कर लेना, तो मिक्स्ड अप कर लो, 400 और 400 800 हो जाएगा, ठीक है। और 20,000 और 22,000 कितना हो जाएगा, 42,000। ऐसे करके कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर यही चीज समझने वाला है कि कौन से मेथड में कैसा कैलकुलेशन होता है। तो जब सिंपल एवरेज करेंगे तो हम लोग हमेशा क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल करेंगे, ठीक है। और जब जरूरत होगा माइनस करेंगे, तो क्वांटिटी 400 था क्योंकि परचेज हुआ, तो 400 प्लस 400 800, 20,000 प्लस 22,000 42,000, ठीक है। अब 10th दिसंबर के बाद यहाँ पर 11th दिसंबर को फिर से परचेज हुआ है 300 यूनिट 55 करके। यहाँ पर 11th दिसंबर को फिर से परचेज हुआ है 300 यूनिट 55 करके, तो ये हो जाएगा 16,500। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 800 था और 300 आ गया, यानी कि 1100। और 42,000 था, 16,500। देखते हैं कितना होता है, 42,000 प्लस 16,500, तो ये हो जाएगा 58,500, ठीक है। अच्छा, 11th दिसंबर के बाद कौन सा डेट आएगा, यहां से देखने से ही पता चलेगा, 19th दिसंबर आएगा। 19th दिसंबर में 200 यूनिट परचेज हुआ है 60 रुपीज करके, ठीक है। 19th दिसंबर में 200 यूनिट परचेज हुआ है 60 रुपीज करके, यानी कि 12,000। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1100 था और 200 आ गया, यानी 1300, और यहाँ पर लिखेंगे 58,500 प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा 70,500, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 19th दिसंबर के बाद हम लोग को ये वाला करना पड़ेगा, इशू, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कैसे होगा, अगेन यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है, डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये बैलेंस कॉलम के लिए, ये इशू कॉलम के लिए, ये रिसिप्ट कॉलम के लिए। अच्छा, अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा इशू होगा 20th दिसंबर को, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये वाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे इशू ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 20th दिसंबर को कितना इशू होगा, यहाँ पर देखो 600 यूनिट टोटल में हमें देखना है, ठीक है। तो इशू का रेट निकालना पड़ेगा, जैसे ही इशू आएगा तो हमें इशू का डेट निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे, इशू ऑन 28th ऑफ दिसंबर हम लोग को निकालना पड़ेगा रेट। रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज करके। तो हम लोग के पास कितने कितने रेट का स्टॉक है, 50 वाला भी है, 50 वाला से 500 यूनिट चला गया। देखो एक बात समझो, हम लोग के पास 900 यूनिट 50 रुपीज वाला सबसे पहले था, उसमें से 500 यूज हो गया, और बाकी 400 पड़ा हुआ है। इसका मतलब हम लोग के पास 50 रुपीज वाला स्टॉक भी पड़ा हुआ है, और 55 55 और 60 ये सब भी पड़ा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, ये सारे रेटों का एवरेज करना है, ठीक है। तो हम लोग के पास कौन कौन से रेट का स्टॉक है, 50 55 55 60, तो ये ऐड करेंगे 50 55 55 और 60, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि 4 प्राइजेस है। तो 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4, 55 आया, ठीक है। तो इशू जो होगा वो रेट क्या होगा, 55 करके। तो क्वांटिटी कितना लिखेंगे, जितना क्वांटिटी इशू करने के लिए बोला है 600 यूनिट, ठीक है। 600 यूनिट इशू करना है और रेट लगाना पड़ेगा 55 करके। तो इसमें 600 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आंसर आता है 33,000, ठीक है। अब कितना क्वांटिटी बचेगा, 1300 था टोटल। अब यहाँ टोटल में देखो 1300 था, उसमें से 600 हम लोगों ने इशू कर दिया, तो 1300 में से अगर 600 इशू कर दिया तो बचेगा 700, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट से अमाउंट माइनस करेंगे, 70,500 का स्टॉक था, उसमें से यूज हो गया है हम लोग का कितने का स्टॉक, ये देखो यूज हो गया हम लोग का
33,000 का स्टॉक, तो ये बच रहा है 37,500। रेट नहीं लिखना है, सिर्फ इशू के टाइम पे रेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 20 दिसंबर के बाद 28 दिसंबर आएगा परचेज 800 यूनिट 47 करके। 28 दिसंबर 800 यूनिट 47 करके 37,600 होगा। यहां से देख के ही तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब टोटल करते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास 700 था और 800 आ गया, यानी टोटल स्टॉक क्वांटिटी में 1500 और 37,500 प्लस 37,600, तो ये हो जाएगा 75,100। ठीक है, 75,100 का हम लोग का यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। अब 28 दिसंबर के बाद कौन सा डेट आएगा? 29, तो 29 को दिखाते हैं, इशू होने वाला है। ये देखो 29 दिसंबर कितना इशू होगा? 500 यूनिट। यहाँ चेक करो, देखो क्या लिखा हुआ है, 500 यूनिट इशू करना है। ठीक है, तो 500 यूनिट इशू कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हमारे पास 1500 का स्टॉक है। अब हम लोग को फिर से निकालना पड़ेगा जो है इशू प्राइस, यहाँ पर रेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर निकालते हैं इशू प्राइस, वर्किंग नोट नंबर 3, इशू ऑन 29th ऑफ दिसंबर, उसका रेट निकालेंगे। ठीक है, रेट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? जो जो भी प्राइस का स्टॉक बचा हुआ है उसका एवरेज करना है। चेक करते हैं हम लोग का इशू कितना बार हुआ है। एक बार यहाँ पर हुआ, फिर भी 50 रुपीज वाला स्टॉक बचा हुआ था। ठीक है, 55 वाला भी था, 55 वाला भी था, 60 वाला भी था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक बार इशू किया 600 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग जब 600 यूनिट, यहाँ पर हम लोग को क्या फॉलो करना है? यहाँ पर हमें हमेशा फॉलो करना है फीफो। मतलब इसमें फीफो कैसे फॉलो करें? फीफो फॉलो करने का कंसेप्ट हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग के पास सबसे पहले कितना स्टॉक था? 950 रुपीज वाला, हम इसको देख देख के लिख रहे हैं। फिर यहाँ से कितना स्टॉक चला गया? फर्स्ट टाइम 500, बचा कितना? 450 रुपीज वाला। अच्छा, फिर आया 455 रुपीज वाला, 855 रुपीज वाला, ये सॉरी 300 है, और उसके बाद 260 रुपीज वाला। यही हम लोग का पूरा लाइन था यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग का इशू हुआ है 600। अब जब 600 इशू हुआ है तो कैसे इशू होगा वो देखो। तो 600 जब इशू होगा, यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मानना है। तो फर्स्ट इन ये वाला था, तो ये पूरा खत्म हो गया होगा, मतलब ये 50 रेट वाला स्टॉक अब नहीं बचा, क्योंकि 600 जब इशू हुआ है तो ये 400 जरूर यूज हो गया होगा, क्योंकि सिंपल एवरेज में हमें फीफो का एप्लीकेशन लगाना है यूनिट बेसिस पे। ठीक है, तो 600 में 400 यूज हो गया होगा, ये स्टॉक हम लोग का कैंसिल आउट हो गया होगा। और ये जो और 200 का जरूरत है 600 पूरा करने के लिए, वो यहां से यूज हुआ होगा, मतलब ये 55 वाला थोड़ा बहुत और भी बच गया है, 55 वाला बचा हुआ है पूरा, और ये 60 रुपीज वाला पूरा बचा हुआ है। ठीक है, और अभी 47 वाला नया स्टॉक आया है। तो अभी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, रेट एवरेज रेट निकालेंगे, तो ये सबका टोटल डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे होगा, निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 4, देखते हैं कितना आता है। 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 54.25, इतना आएगा। तो हम लोग फीफो का यूज करके चेक करेंगे कि कौन सा रेट का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, उसी रेट का हमें एवरेज करना है। 54.25 करके ये स्टॉक हम लोग को इशू करना पड़ेगा इनटू 500, तो ये आंसर आता है 27,125। 1500 से 500 चला गया, कितना बचेगा? 1000, और ये माइनस करेंगे 75,100। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो 47,975 सिंपल एवरेज में वैल्यूएशन निकल के आएगा इन्वेंट्री का, 47,975। चेक करते हैं इन्होंने कितना दिखा रखा है। इन्होंने तो अपना शॉर्टकट में कर रखा होगा, ये देखो यहाँ पर 53.4 करके 53.4, अच्छा मेरा थोड़ा सा लग क्यों आ गया? 50, 55, 55, 60, 47, 1 2 3 4 5 वैल्यूज होने चाहिए। अच्छा, मैंने एक वैल्यू कम लिखा है क्या? 50 भी रह रहा है? 50 कहाँ से रह रहा है भाई? 50 तो नहीं रह रहा है। 900 में से 500 यूज हुआ, 400 बचा। फर्स्ट टाइम जब 6, यहाँ जब 600 इशू हुआ तो वो 400 तो चला गया,
मतलब हम लोग का 50 रुपीज वाला चला गया, तो बचेगा क्या? 55, 55, 60 और 47, 55, 55, 60 और 47, यही बचना चाहिए। अच्छा, सिंपल एवरेज इन दिस क्वेश्चन इज 50। अच्छा ठीक है, बताते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारे रेट को ये एक मतलब शॉर्टकट में दिखा दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। एक्चुअली ये इसमें दिखाया ही नहीं है कैसे करके कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर जितना भी रेट ऑफ अलग अलग स्टॉक था ना, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जितने से रेट परचेज हुआ था, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 50, 55, 55, 60 और 47, उसका इन्होंने कर दिया है यहाँ पर एवरेज। एवरेज करके निकाल दिया है कि 1000 यूनिट का क्या होगा। लेकिन एक्चुअली इसका प्रोसेस ऐसे होता है, हमें इस पे फीफो अप्लाई करना पड़ता है। ये जब तुम लोग इंटर में भी जाओगे तब देखना ऐसे करके ही किया जाएगा। तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है इंटर में भी ऐसे ही करवाता है। लेकिन यहाँ पर तुम लोग को एक आसान सा मेथड दिया है, वो भी हम बता देते हैं, ऑल्टरनेट तरीका, ठीक है, जिससे आंसर अलग आएगा। ऑल्टरनेट तरीका इन्होंने क्या रखा है, बोल रहे हैं इतना सब करने का जरूरत नहीं है। जो भी रेट है, जो भी क्वेश्चन में रेट है, रेट किस चीज का, जिस रेट पे परचेज हुआ है, सिंपल एवरेज रेट निकालेंगे। कैसे? यहाँ पर पहले कितने रेट का स्टॉक परचेज हुआ, 50, फिर कितने रेट का स्टॉक परचेज हुआ, 55, ठीक है, फिर से देखो 55 और 60 और 47, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर देते, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो ये बोल रहे हैं एवरेज करने से आता है 53.4, ठीक है। चलो, अब बोल रहा है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना होगा, 1000 यूनिट। देखो इसमें भी यूनिट देखो 1000 ही आएगा, कैसे भी कर लो, यूनिट में चेंज नहीं आने वाला। हाँ, कैलकुलेशन के तरीके के वजह से हमारा वैल्यूएशन में चेंज आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को इसी से वैल्यू कर दो। बोल रहा है इस पे और कुछ अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 53,400 आंसर आएगा। ये तो और भी आसान है, चलो तुम लोग ये वाला अप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर मैट में ये दिया हुआ है, जबकि इंटर वाला जो मैट है उसमें हमें पूरे प्रोसेस से दिखाया, तो मैंने ये पूरा प्रोसेस भी एक बार तुम लोग को बता दिया कैसे करके होगा। सिंपल एवरेज में क्या करना है, नॉर्मली हमें इस तरीके से करना पड़ता है, लेकिन तुम लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट इसका एवरेज करके दिखा दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। एवरेज करके डायरेक्टली यहाँ पर दिखा दिया, जो भी प्राइजेस से परचेज हुआ है सारे रेट को एवरेज कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को उससे वैल्यूएशन कर दो। लेकिन अगर इसको मतलब एक्चुअल जैसे होता है उस तरीके से अगर करोगे तो ये इतना ही आंसर आएगा। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही मतलब जो है डिटेल्स मेथड यही वाला है। अगर हम लोग इशू कर चुके हैं एक बार, तो वो रेट का स्टॉक खाली हो जाने पे उसको हमें और कंसीडर नहीं करना पड़ता है। जैसे 950 रुपीज वाला था, 55, 55, 60, सबसे पहले 500 जो है इशू हुआ था, तो 50 रुपीज वाला स्टॉक हमारा बचा हुआ था, और क्वांटिटी 400, क्वांटिटी 400 और 50 रुपीज वाला बचा हुआ था। और कौन कौन से रेट का बचा हुआ था, 55, 55 और 60। अब जब नेक्स्ट टाइम इशू किया गया 600, तो ये 400 पूरा खाली हो गया, ठीक है। तो इसीलिए देखो जब यहाँ पर मैंने एवरेज किया था तो ये चारों का किया था। अब जब 600 इशू हुआ तो ये 400 तो खाली हो गया होगा, ऊपर से यहाँ से भी कुछ स्टॉक लिया गया है, तो उसके बाद बचा कितना, 55, 55, 60 और 47 आ गया। ये जो है ये एक्चुअल मेथड है। बाकी ऑल्टरनेट जो एक सिंपल सा तुम लोग को तरीका दे दिया है, बोला है सारे रेट को एवरेज करके जो होगा उससे निकाल लो, तो ठीक है, तुम लोग ये वाला कर सकते हो, ठीक है, ये वाला कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला कर सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है, लेटेस्ट ट्राई to analyze the impact of FIFO, LIFO and simple average price method with the help of the following chart। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, उससे बोल रहा है FIFO, LIFO और सिंपल एवरेज को समझो। चार्ट क्या दिया है, कितना यूनिट परचेज हुआ है, 10th जैन को 500 यूनिट 50 करके, 15th जैन को 500 यूनिट 60 करके, इशू हुआ है 20th जैन को 500 करके। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अगर हम लोग फीफो में निकालते हैं, फीफो का मतलब मैंने क्या बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो 500 यूज हुआ है वो फिर यहां से यूज हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक में ये बचा हुआ रहेगा 15th जैन वाला 500 यूनिट 60 रुपीज करके। और अगर हम लोग लीफो करते हैं, लीफो का मतलब होता है इशू कैसे करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर इशू जो होगा इस डेट पे ये वाला स्टॉक जाएगा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में क्या पड़ा हुआ रहेगा, 10th जैन में परचेस किया गया स्टॉक 500 यूनिट 50 रुपीज वाला, यानी 25,000 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब सिंपल एवरेज, जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि सिंपल एवरेज ये कैसे दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं रेट का एवरेज कर लो, तो 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हो गया 1100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 में इशू हुआ 500, बाकी 500 जो बचा उसका वैल्यू 55 से कर दो। ठीक है, तुम लोग को उतना वाला वो इंटर वाला प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, जो भी प्राइस, जितने सारे प्राइस रहेंगे सबका एवरेज कर दो। ठीक है, इसका मतलब इशू कौन से प्राइस से होगा, ये, या फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से प्राइस से होगा, एवरेज प्राइस से। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, टोटल 1000 यूनिट था, उसमें से अगर 500 इशू हो गया तो 500 बचा, 500 इंटू 55 करो 27,500। तो ये एक समरी दे दिया है क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ सकता है कि फीफो में क्या होगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक लीफो में क्या होगा बताओ, और सिंपल एवरेज में क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज दिया है और कुछ नहीं। इसके बाद एक वेटेड एवरेज भी दिया है, वेटेड एवरेज भी बताते हैं कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज का देखते हैं क्या ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज से किया हुआ है, वेटेड एवरेज प्राइस से किया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, रेफर्ड एग्जाम्पल जो है, मतलब जो रेडियो वाला क्वेश्चन है वही वाला, देखो वही दिसंबर वाला दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, वेटेड एवरेज से निकालना है। तो वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर करके दिखाते हैं। फिर से एक बार मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखा देते वेटेड एवरेज से कैसे कैलकुलेशन होगा। डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, इशू, रिसिप्ट। अच्छा, सबसे पहले देखो हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो जैसा डेट है क्वेश्चन में हम लोग वैसे ही करते जाएंगे। सबसे पहला हम लोग का परचेज हो जाएगा 4 दिसंबर को। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 दिसंबर को 900 यूनिट 50 रुपीज करके 45,000। ये देखो सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, 900 यूनिट 50 रुपीज करके जो है 45,000। फिर उसके बाद 10th 11th और 19 तक ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 900 यूनिट है 50 रुपीज करके 45,000। उसके बाद 5th दिसंबर को हो रहा है इशू, तो कितना इशू हो रहा है 500। ठीक है, देखो मुझे क्वेश्चन याद हो गया है करते करते, 550 रुपीज करके ही होगा 25,000। ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से 900 और 500 जैसे हम लोग सिंपल एवरेज में करते हैं वैसे इन दोनों का एडजस्टमेंट, इन दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया 400 और ये हो जाएगा हम लोग का 20,000। ठीक है, अब यहाँ पर रेट लिखना है, यहाँ पर रेट कैसे लिखेंगे इसमें हम बता देते हैं कैसे रेट लिखना है। टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी करके। ठीक है, टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी करने से जितना रेट आएगा उतना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैसे 50 आ रहा है तो मैंने 50 लिख दिया, हर जगह पे रेट ऐसे निकालना है। फिर 5th दिसंबर के बाद आ जाएगा हम लोग का 10th दिसंबर। 10th दिसंबर में 300 यूनिट परचेज हुआ है 55 करके 16,500, और यहाँ पर 400 प्लस 300 700, 20,000 प्लस 16,500 36,500। रेट कैसे निकालेंगे, ये 36,500 डिवाइडेड बाय 700 करके रेट निकालेंगे। तो ये आ रहा है 52.14। एक बार चेक कर ले इनसे, 52 पॉइंट इन्होंने कर दिया है। अच्छा ये 400 था क्या, ओ ये 400 था, 10th दिसंबर को 400 था। ठीक है, बार बार पेज चेंज करने में दिक्कत हो रहा है, 400 था। तो 455 करके 22,000 आएगा, 22,000 प्लस 20 42,000, 42,000 डिवाइडेड बाई 800 52.5 आएगा। चेक करके देख लो 52.5, यहाँ से एक बार मैच करते हुए चलते हैं। हाँ 52.5। इसके बाद 11th दिसंबर में परचेज होगा, वो मैंने गलत डेटा लिख लिया था, ये 300 यहाँ पर आएगा 55 करके 16,500। जैसे हम लोग का क्वेश्चन था वही वाला हम लोग कर रहे हैं, 800 और 300 1100, 42,000 प्लस 16,500 कितना हो गया 58,500 डिवाइडेड बाई 1100, तो ये कितना आ जाएगा
ये आ रहा है 53.18, मतलब 53.18, ठीक है 53.18 आ जाएगा, चेक करते हैं 53.18 हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या होगा, 11 दिसंबर के बाद 19 दिसंबर फिर से परचेस 200 यूनिट 60 रुपीज करके 12,000, और ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1300, और यहाँ पर ऐड करते 58,500 प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा 70,500, लेकिन इसमें रेट निकाल लेंगे सिंपल एवरेज के तरह ही है, वैसे वो मेथड तो तुम लोग को याद रखना भी नहीं है, छोड़ो ये वाला याद रखना है। 54.23, ठीक है 54.23, तो ये देखो यहाँ पर 54.23 आ गया। अच्छा इसके बाद आ जाता है 28 दिसंबर, और इस डेट पे हो रहा है इशू 600 यूनिट। 1300 से 600 इशू कर सकते, बिल्कुल कर सकते। रेट क्या चल रहा है 54.23, यही रेट पे करेंगे। 600 इंटू 54.23, तो ये वैल्यू निकल के आता है 32,538। 600 इशू हो गया तो बचेगा कितना 700, और ये 70,500 से माइनस कर देंगे अमाउंट, तो ये आता है 37,962 डिवाइडेड बाई 700, तो रेट भी पता चल जाएगा। बचे हुए स्टॉक का रेट आता है 54.23, 54.23 आता है, चेक कर लो 54.23 आएगा, और ये 32,538, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद 20 दिसंबर के बाद आता है 28 दिसंबर, परचेज हो रहा है 800 यूनिट 47 करके 37,600। अब यहाँ पर क्या करेंगे 700 और 800, 1500 बैलेंस हो गया। अब 37,600 जो है ये आया है, और प्रीवियसली 37,962 था। 75,562 डिवाइडेड बाई 1500, तो ये हो जाता है हम लोग का 50.37। ये हम लोग का करेंटली रेट रह रहा है 28 दिसंबर का 50.37 हो गया। अब 29 दिसंबर लास्ट, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इशू, कितना इशू हो रहा है 500 यूनिट। 1500 से 500 कर सकते, बिल्कुल कर सकते। रेट है 50.37, 500 इंटू 50.37 कर लो 25,185। बचा कितना 1000 यूनिट। देखो यूनिट में फिर से कोई चेंज नहीं है, चाहे कोई भी मेथड कर लो वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है 1000 यूनिट। अब ये माइनस करेंगे -75,562, तो अमाउंट हो गया 50,377 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 50.38, ठीक है। ये देखो 50 पॉइंट, इन्होंने 37 ही रखा है, 377 है तो हम 38 भी कर सकते हैं, और टोटल देखते कितना रखा है 50,377। तो सेम क्वेश्चन था, उसको मैंने क्या किया वेटेड एवरेज में किया। ये मेथड हम एक बार फिर से बता दे इसको, और नहीं बताया क्योंकि तुम लोग को ये ऑल्टरनेट तरीका यूज करना है, ये करना नहीं है, छोड़ो। हम लोग ये वेटेड एवरेज देखते, वेटेड एवरेज में हमें करने के लिए बोला था क्वेश्चन को, तो वही सेम रेडियो सेट वाला ही क्वेश्चन करने बोला है। तो 900 यूनिट का स्टॉक हम लोगों ने पहले परचेज किया इतना करके, तो ये स्टॉक बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है। 500 इशू हो गया, कितना करके होगा 50 करके होगा, वैल्यू आ गया, बचा हुआ स्टॉक 400। अब इससे इसको पहले लेस करके फिर इससे इसको डिवाइड करके रेट निकालेंगे, फिर इतना परचेज हो गया, इतना करके ये अमाउंट आ जाएगा। अब 400 प्लस 400 800 हो गया, इसमें ये क्वांटिटी ऐड करते हैं 42,000 हो गया। अब इसको डिवाइडेड बाई 800 करना है तो रेट निकल के आएगा। फिर यहाँ पर परचेज हुआ, रेट बताया, वैल्यू निकाल लिया। अब 800 और 300 मिलके गोडाउन में 1100 का स्टॉक बन गया, और वैल्यू के हिसाब से ये दोनों को ऐड करने से इतना। अब इसके साथ इसको डिवाइड करो, रेट निकल जाएगा। अगेन 200 यूनिट 60 रुपीज करके 12,000। अब ये टोटल बन गया 1100 प्लस 200 1300, और इसको इसमें ऐड किया इतना, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ये रेट निकल गया। मैंने बोला भी है रेट कैसे निकलेगा। अब 1600 जब इशू करेंगे, अब देखो यहाँ पर तब हमें कौन सा रेट लेना है, जो रेट चल रहा है उसमें, ठीक है एक ही रेट है, यहाँ पर एवरेज कर देना है, कोई अलग अलग रेट का कंसेप्ट है ही नहीं। तो इतना इशू हो गया, अब बचा कितना 1300 में से इतना, और वैल्यू के हिसाब से इतना आउटफ्लो हो गया, तो माइनस करने से जितना आया फिर इसके साथ इसको डिवाइड करके रेट आ गया। फिर परचेज हुआ 800 यूनिट 47 करके इतना, 800 को इसमें ऐड किया, टोटल स्टॉक इतना बन रहा है, क्वांटिटी में अमाउंट में इतना बन रहा है, इससे इसको डिवाइड किया,
किया, रेट आ गया। अब हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिखा रहे कितना इशू हुआ, 500, इसमें से 500 रेट क्या लेंगे, यही वाला करंट जो रेट चल रहा है, तो ये वैल्यू हो गया। अब इसमें से इतना आउटफ्लो हो गया, बचा इतना, ये वैल्यूएशन से इतना आउटफ्लो हो गया, बचा इतना, अब इससे इसको डिवाइड किया तो रेट आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमें वेटेड एवरेज करना है। तो देखो हम लोगों ने फीफो भी लीफो पूरा इस तरीके से मैंने करके दिखाया, और यहाँ पर सिंपल एवरेज दिखाया, बट ये तो बेकार हो गया क्योंकि इसका जरूरत नहीं है तुम लोग को ऐसे करके करना है। और यहाँ पर हम लोगों ने वेटेड एवरेज देखा। ठीक है, वेटेड एवरेज में हम लोगों को रेट कैसे निकालना है, वेटेड एवरेज में हमेशा ये रेट बताएगा टोटल अमाउंट बाई टोटल क्वांटिटी करके। ठीक है, और सिंपल एवरेज में जितने भी रेट रहेंगे सबका एवरेज कर देना है। तो ये वाला भी हो गया। अब परपेचुअल इन्वेंट्री और एवरेज मेथड यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोला है देखो, ये तो इलास्ट्रेशन 5 मैंने करवाया, परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड एवरेज मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, both simple average method and weighted average method are applied differently in case the entity use periodic inventory taking और perpetual। ठीक है, जरूरी नहीं है, हमें इतने का जरूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ दोनों मेथड को पढ़ लेंगे बाद में। यहाँ पर हमें बोला है कि यहाँ देखो एक चीज क्या बताया है, यहाँ पर हमारा जो है वही रेडियो सेट वाला ही क्वेश्चन दिया है कि 900, 400, 300, 200, 800 ये परचेज हुआ, 50, 55, 55, 60, 47 करके ये वैल्यू हो गया। ठीक है, रिसिप्ट का टोटल 2600, और इसको क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। ठीक है, चेक करके देखो, एवरेज करने से इतना ही आएगा, ये देखो 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5, 50 नहीं 5 करने से तो 53.4 आएगा, 51.9, 1,33,100। एक सेकेंड, क्या ये मेरा वाला मेथड कर रखा है यहाँ पर, नहीं ये 54 आया था मेरा, ये कैसे किया इन्होंने, वेटेड एवरेज मेथड यूज्ड इन परपेचुअल, अच्छा ये वेटेड एवरेज से दिखाया है शायद। एक सेकेंड, अभी वेटेड एवरेज का क्या मेथड आया, 50,377, नहीं ये तो उतना नहीं है, 1,33,100। अच्छा इन्होंने ये टोटल किया है, अच्छा ये देखो ऐसे किया है, 45,000, ये टोटल करना है, ये कैसे निकला है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके निकल गया। अब ये टोटल आया कितना, ये देखो 1,33,100। अब हम लोग अभी मैंने बोला ना वेटेड एवरेज में क्या करना है, टोटल वैल्यू बाई टोटल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितना है, 2600। ठीक है, तो यहाँ पर रेट निकाल के दिखाया है देखो 51.19। ठीक है, 51.19 ये रेट निकाल के दिखाया है। ये इस तरीके से दिखा रहा है एक्चुअली कि कैसे करके ये कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको, ये देखो 1000 पीसेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51.19 करके 51,190 हो जाएगा। और हम लोग जब वेटेड एवरेज मेथड से निकाले थे, डिफरेंस समझो, यहाँ पर हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड से जब निकाला तो हम लोग का आंसर आया 50,377। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग परपेचुअल मेथड या फिर पीरियोडिक मेथड में से एवरेज मेथड यूज करते हैं, मतलब एवरेज मेथड का एप्लीकेशन परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम में अगर करेंगे तो उसमें आंसर कैसा आएगा। तो उसके लिए पहले तुम लोग को परपेचुअल और पीरियोडिक में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो उसका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो बताते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में फर्क क्या है। जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है ये फिजिकल वेरिफिकेशन पे बेस्ड है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है गोडाउन में जाके चेक करके देखना कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसको बोला जाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम लोग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर डेटा मतलब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से एक पॉइंट लिखवाते हैं तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो परपेचुअल, एक ही पॉइंट लिखवाएंगे हो जाएगा, बाकी हम लोग मैथ से कर सकते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन whether it is related to
इशू और रिसिप्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज कंप्यूटेड, एग्जाम्पल स्टोर लेजर ब्रैकेट में बुक वैल्यू मेथड। ठीक है, जो अभी मैंने तुम लोग को करके दिखाया। देखो, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो इशू हो, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो दिखाते हैं हम लोगों ने। जब यहाँ पर ये देखो, ये स्टोर लेजर बना के किया है, ये तो नहीं बना के किया है ना, तो ये समझने में थोड़ा सा अलग लगेगा। ये देखो स्टोर लेजर बनाया, हर एक बार रिसिप्ट होने के बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक चेक करते हैं ना, कि अगर मैंने स्टॉक खरीदा तो अभी मेरा स्टॉक कितना है, अगर इशू किया तो अभी मेरा स्टॉक कितना है, परचेज किया तो अभी मेरा स्टॉक कितना है। हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो इशू का हो परचेज का हो, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मेथड में भी मैंने जो करके दिखाया उसमें भी देखो, सिंपल एवरेज में भी वैसे ही होता है, एज वेल एज वेटेड एवरेज में भी वैसे ही होता है। जितना बार परचेज करो या रिसिप्ट बोलो या फिर इशू करो, हर बार हमें अलग से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना है। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसे बुक वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये फिजिकल काउंट मेथड होता है। फिजिकल काउंट मेथड। ठीक है, यहां पर हम लोग गोडाउन में जाके फिजिकली स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब विजुअलाइज करके। तो यहां पर लिखते हैं इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम like end of every month. This is done through physical counting. ठीक है, तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड होता है वो फिजिकल काउंटिंग के थ्रू से होता है। मतलब गोडाउन में जाओ, चेक करो कितने स्टॉक पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमेशा किसी एक इंटरवल में हो सकता है, लाइक वीकली या फिर मंथली। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मंथली। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग मेथड भी बोलते हैं। ये एक्चुअल नाम हो गया क्या, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, जो कि फिजिकल काउंटिंग मेथड से किया जा सकता है। और ये वाला क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है, ये हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन, ये बुक मेथड है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई बिल रेज हो रहा है इशू का या फिर परचेज का, तो परचेज के केस में बिल रेज होगा, इशू के केस में जो स्टोर कीपर है वो इशू का बिल रेज करता है। वो पूरा एक प्रोसेस होता है कि फैक्ट्री से फैक्ट्री तक, जब स्टोर से फैक्ट्री तक स्टॉक जाएगा तो उसमें जो है मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर जनरेट करना पड़ता है, तब मेटेरियल मिलता है फैक्ट्री वालों को। तो ये पूरा का पूरा जो बेसिस है, ये अकाउंटिंग बेसिस है। ठीक है, इसके लिए स्किल्ड पर्सन का जरूरत होता है। ये पूरा अकाउंटिंग बेसिस है कि हमें जो भी डिटेल्स मिलेगा इन रिटन डॉक्यूमेंट, उससे हम लोग एंट्री वगैरह करेंगे। ठीक है, उससे स्टोर लेजर बनाएंगे, जो मैंने अभी दिखाया। तो हमें डिटेल्स मिल रहा था ना कि कितना कब परचेज किया, कब कितना सेल किया, उसी से किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिटेल्स का जरूरत नहीं है। गोडाउन में जाओ, देखो कितना स्टॉक है, काउंट करो, बस काउंट करके देख लो कितना स्टॉक है। दैट इज फिजिकल काउंट मेथड। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम मतलब ये वाला, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ये वाला जो हम लोग स्टोर लेजर कर रहे हैं। तो ये देखो, इट बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स, ये फिजिकल वेरिफिकेशन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है। अब क्या बोला है देखो, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमें कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, कब परचेज हुआ, कब इशू हुआ, कब परचेज हुआ, कब इशू हुआ, उसको देख के हम लोग एंट्री कर रहे हैं बुक्स में। तो ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री यानी स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो स्टॉक बिक गया उसका इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमें पता चलता है। फिर बोल रहे हैं
दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द पर्टिकुलर पीरियड। ये हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है, जबकि ये हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स बताता है। दोनों में फर्क क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि कितना स्टॉक हम लोगों ने बेचा उसका कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा ऐड कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? मतलब जो गुड्स हम लोगों ने बेचा उसका कॉस्ट। तो ये यहाँ पर कौन से कॉस्ट का बात हो रहा है? फैक्ट्री का। ठीक है, कुछ दिन पहले तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे थे, तो वहां पर जो चीज ट्रेडिंग में सेंड किया जा रहा था वो हम लोग का क्या था? वो हम लोग का सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट था। ये देखो हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइम कॉस्ट निकाल रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें क्या लगता है? फैक्ट्री का खर्चा, ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें लगता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब अगर इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी लगेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी डेटा देता है, लेकिन पीरियोडिक सिर्फ हमें COGS ही बताएगा, क्योंकि ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे सेलिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना हुआ ये सब तो हम लोग पता नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रिकॉर्डिंग के थ्रू से होता है, रिकॉर्डिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, तो इसीलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कैलकुलेट कर पाते हैं। दिस सिस्टम डिटरमाइन इन्वेंट्री एंड टेक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज रेसिडुअल फिगर। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है it directly determines cost of goods sold and computes inventory as balancing figure। तो बोल रहा है इसका एंड कहां पर होता है? ये मेथड हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक लेके जाता है, जबकि ये मेथड हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? इन्वेंट्री को भी एज ए बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? देखो यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर एज्यूम टू बी सोल्ड। बोल रहा है अगर गोडाउन में जाके हमें कोई स्टॉक मिसिंग मिला, ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो बिक गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स, मतलब मान लो वो चोरी हो गया है, लेकिन हम लोग जब गोडाउन में जाके काउंट कर रहे हैं तो हमें मान लो मिलना चाहिए था 10 यूनिट स्टॉक, लेकिन मिला 8 यूनिट, तो हम लोगों को लग रहा है अच्छा 2 यूनिट बिक गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि सच में बिक गया है या फिर चोरी हो गया या फिर कुछ और लॉस, मतलब किसी और रीजन से। लेकिन यहाँ पर परपेचुअल इन्वेंट्री जो बुक रिकॉर्ड्स करता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज वेल एज अनसोल्ड गुड्स आर एज्यूम टू बी इन इन्वेंट्री। तो क्या होता है, अगर हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पर हम लोगों का अगर कोई स्टॉक लॉस हुआ हम लोग पता कर लेते हैं। कैसे? जैसे देखो हम लोग के पास अगर पहले 10 यूनिट स्टॉक था और हम लोगों ने वहां से 2 यूनिट बेचा है, तो हमें पता है 8 यूनिट ही बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा 8 यूनिट से कम हो रहा है तो इसका मतलब कुछ और रीजन होगा। तो आराम से वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। लेकिन अगर रोज जाके मंथली जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, पहले देखे कि 10 यूनिट था, फिर नेक्स्ट मंथ जाके देखे कि 8 यूनिट हुआ, तो मानेंगे 2 यूनिट सेल हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ जाके देखे 7 यूनिट है, लेकिन क्या हुआ इन बीच में सेल हुआ नहीं, 1 यूनिट चोरी हो गया, लेकिन उसका पता कैसे चलेगा? डायरेक्टली पता नहीं चल सकता है क्योंकि हमारे पास डेटा जो है उस तरीके से अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो बुक रिकॉर्ड करता नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। इसीलिए बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम लोग निकालते हैं उसमें लॉस ऑफ गुड्स को हम लोग लॉस्ट नहीं मान के उसे मान लेते हैं कभी कभी कि सेल हुआ है। पता नहीं चलता है कि लॉस हुआ कि सेल हुआ, डेटा प्रॉपर नहीं होने की वजह से। फिर यहाँ पर बोला था क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स करता है लॉस ऑफ गुड्स, इसे ये हमें बता देता है कि लॉस ऑफ गुड्स कितना था। ऑल अनसोल्ड गुड्स आर एज्यूम टू बी इन इन्वेंट्री। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये क्या बताता है? सिर्फ वही स्टॉक को बताता है जो अभी तक बिका नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या बताता है हमें? बोल रहा है आर एज्यूम टू बी इन्वेंट्री का मतलब है अनसोल्ड, ओनली अनसोल्ड गुड्स आर सोन एज इन्वेंट्री। ठीक है, जो स्टॉक सेल नहीं हुआ वही सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा। अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो अलग से हम लोग दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा। अभी हम लोगों ने जो स्टोर लेजर बनाया ना उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि स्टॉक लॉस्ट हो गया, उसका इंफॉर्मेशन भी दे दिया जाता है।
अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। इसमें हम लोग इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंट्रोल रख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, तो कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमें समझ में आ जाता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड अंडर दिस सिस्टम। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से मेथड में? जो स्टोर लेजर बनाने वाला मेथड है, यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ लॉस वगैरह हुआ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। ये लेस एक्सपेंसिव तो होगा क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन तो कोई भी करेगा, इसके लिए नॉलेज वाला, अकाउंट जानने वाला, कॉस्ट जानने वाला, कोई स्किल्ड पर्सन का जरूरत नहीं है। कोई भी अनस्किल्ड लोग भी जाके काउंट कर ही लेंगे जिनको एटलीस्ट 1 2 3 काउंट करने आता है। लेकिन ये क्या है, ये कॉस्ट जो है ये ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कॉस्टली है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आना चाहिए। जो स्किल्ड पर्सन को रखेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। जब तक बिजनेस का क्लोजर नहीं आता है, डेट, ठीक है, तब तक जो है काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये जो है ये परपेचुअल इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कैन बी डिटरमाइंड विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन इसके लिए हमें बिजनेस का एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, क्योंकि ये तो पेपर वर्क हो रहा है। हमारे पास जो डिटेल्स आ रहा है उससे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, स्टोर लेजर बना रहे हैं, कभी फीफो मेथड से, कभी लीफो, कभी सिंपल एवरेज, कभी वेटेड एवरेज। तो इसके लिए कब एक्टिविटी, मतलब देखो अगर फैक्ट्री में काम चल रहा है तो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अगर स्टोर से स्टॉक इधर उधर हो रहा है, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे बिजनेस क्लोजर होगा तब ना जाके काउंट करेंगे कि कितने सारे स्टॉक अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी बंद होने का वेट करना पड़ता है। जब एक्टिविटी बंद होगा तभी जाके हम लोग आराम से स्टॉक का काउंटिंग कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक्टिविटी बंद होने के लिए वेट करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पीरियोडिक इन्वेंट्री और जो है परपेचुअल इन्वेंट्री, इसका जो है डिफरेंस आता है 5 to 6 मार्क्स तक आ सकता है। तो ये तुम लोग जो है एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने तो बता दिया कैसे करना है, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। तो मेन बात यही है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो गोडाउन में जाके फिजिकली वेरिफिकेशन करने का बात होता है। और इसमें हम लोग जो है अगर कुछ गुड्स लॉस वगैरह हुआ है उसको भी हम लोग सेल हो गया बोल के एजम्पशन कर लेते हैं। गोडाउन में जाके अगर हमें कोई स्टॉक मिसिंग मिलता है, हम लोग मानते हैं वो सेल हो गया, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये सच में सेल हुआ कि कुछ और रीजन से ये गायब है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि इस पे हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं रहता है, तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जो स्टॉक जो हमारे पास गोडाउन में नहीं है वो सेल हुआ कि कुछ और रीजन से नहीं दिख रहा है। दूसरा है कि ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि ज्यादा स्किल्ड पर्सन का जरूरत नहीं होता है। और दूसरा बात यह है कि इसको करने के लिए बिजनेस का ऑपरेशन जब तक नहीं खत्म होता है तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब क्लोजर होना चाहिए बिजनेस का, आप चाहे मंथली में चेक करें, ईयरली चेक करें, कैसे भी। और यहाँ पर देखो ये जो है ये बुक्स रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल कर पाएंगे, हाँ इसको मेंटेन करने का खर्चा ज्यादा होता है, स्किल्ड लोगों को रखना पड़ता है। और इन्वेंट्री ऑपरेशन, इन्वेंट्री का जो कैलकुलेशन है उसके लिए बिजनेस ऑपरेशंस बंद होने के लिए हमें वेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टॉक जो लॉस्ट वगैरह हुआ है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ हमें वही स्टॉक बताता है जो अनसोल्ड है, ठीक है। यानी जो तुम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हो, ट्रेडिंग में जब तुम लोग लिखते हो तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, और अगर गुड्स लॉस्ट है तो बाई लॉस्ट ऑफ स्टॉक बोल के दिखाते हो। और ये जो है ये हमें सीओजीएस कैलकुलेट करके सीओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ हमें क्या करके देता है, ये डायरेक्टली डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट इन्वेंट्री एज बैलेंसिंग फिगर। और ये हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, दिस सिस्टम डिटरमाइंस इन्वेंट्री एंड टेक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज रेसिडुअल फिगर। मतलब हम ये बता रहे हैं ये इन्वेंट्री देख के डिसाइड करता है कि कितना गुड्स बिका है, और ये गुड्स बिकने के बाद ये डिसाइड करता है कि कितना स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज डिफरेंस है। ये एंड में ये पता करता है कि कितना स्टॉक, जैसे मान लो 10 यूनिट था और जाके देखा 8 यूनिट पड़ा हुआ है, तो ये डिसाइड करता है कि इसका मतलब 2 यूनिट सेल हो गया, ये मेथड। लेकिन ये मेथड ऐसे नहीं डिसाइड करता, ये डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये पहले ये डिसाइड करता है कि 10 यूनिट था, 2 यूनिट सेल हुआ तो 8 यूनिट बचेगा। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि 10 यूनिट था, अभी 8
60 यूनिट है तो 2 यूनिट जो है सेल हुआ है, तो इनका रेसिडुअल मतलब बचा हुआ फिगर होता है COGS, ठीक है, कि कितना स्टॉक सेल हुआ, और इनका बचा हुआ फिगर होता है कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो इसको एक बार पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ जो बोला था ना, ये देखो ये सब तो हो गया था, अब यहाँ पर एक बार देखो ये वाला परपिचुअल पीरियोडिक, अब समझ में आ रहा होगा परपिचुअल और पीरियोडिक। अगर हम लोग परपिचुअल मेथड से करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड को परपिचुअल मेथड से करते हैं, परपिचुअल मेथड का मतलब स्टोर लेजर, तो ये जो आंसर आया ये परपिचुअल मेथड से आया। अगर हम लोग पीरियोडिक मेथड से करते तो बोल रहा है ये आंसर आएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिजिकल काउंटिंग करेंगे गोडाउन में जाके, तो हम लोग गोडाउन में जाके देख रहे हैं कि हम लोग के पास 2600 का स्टॉक है और उसका कॉस्ट है इतना, तो अगर एवरेज रेट बताने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये रेट आ गया। और अगर 1600 यूनिट हम लोगों का नहीं दिख रहा है गोडाउन में जाके, तो इसका मतलब 2600 था, 1600 यूनिट नहीं दिख रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 1000, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन में ना हमें बता दिया था कि 1000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक जो है मतलब ये रहेगा, ये देखो ये हमें क्वेश्चन में बताया था ना कि इतना इशूड है, ठीक है, इतना इशूड है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसका वैल्यूएशन हम लोग इस रेट पे कर देंगे, ठीक है, इस रेट पे कर देंगे। तो ये कौन से मेथड पे है, ये है फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड पे अगर करेंगे तो वेटेड एवरेज का आंसर ऐसे आएगा। और अगर हम लोग इसको डिटेल्स मतलब हम लोग परपिचुअल मेथड से करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो वैसे ही ना एक्चुअली ये वाला भी तुम लोग का वैसे ही किया हुआ है, ये जो ऑल्टरनेट दिया हुआ है ना, ये हम लोग का कौन से मेथड से किया हुआ है, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड से, और इसका फिजिकल मेथड तुम लोग को नहीं दिखाया है, सॉरी परपिचुअल मेथड तुम लोग को नहीं करके दिखाया है, ये परपिचुअल मेथड से आंसर आएगा, ये परपिचुअल मेथड से आ रहा है। और ये जो आंसर आने का तरीका है ये हम लोग का आ रहा है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करके, ठीक है, ये वाला। तो ये देखो यहाँ पर दिया है ना, इलास्ट्रेशन 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेटेड एवरेज मेथड यूज्ड इन परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है ये हम बता रहे हैं, ये देखो ये जो आंसर आया है ये कौन से मेथड को यूज करके आया है, परपिचुअल इन्वेंट्री, परपिचुअल इन्वेंट्री, जहां पर डॉक्यूमेंट के थ्रू से डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ये वाला ये परपिचुअल इन्वेंट्री। और इसी को अगर हम लोग जो है कि अगर हम लोग यहाँ पर ये देखो रिकॉर्डिंग सिस्टम इन केस द एंटिटी वुड हैव बीन यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, अगर ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाला मेथड यूज करती तो ये आंसर आता। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आंसर मैंने निकाला हुआ है ना, ये देखो ये जो आंसर मैंने निकाला जो कि तुम लोग के मैट में है नहीं, इस ये जो है ये परपिचुअल मेथड से है इसीलिए अलग आ रहा था। और ये जो है ये जो आंसर इन्होंने निकाला है ये इन्होंने निकाला है फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से, वेरिफिकेशन जहां पर टोटल में कैलकुलेशन कर दिया फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से। ये बात शायद लिखा हुआ था, मैंने शायद थोड़ा सा इग्नोर कर दिया बात को, देखते हैं लिखा हुआ होना चाहिए, चेक करके बताते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो सिंपल एवरेज मेथड इन यूजिंग क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर बोला है, देखते हैं। इन द सेम एग्जांपल ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो सेट गिवन अर्लियर, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। सिर्फ एवरेज प्राइस ही बोला है और कुछ बोला नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से है और वो परपिचुअल मेथड से किया हुआ है। अच्छा इसके बाद ये तो हम लोग कर चुके हैं, 6th नंबर हो चुका है, ये सब हम लोग का हो चुका है। 7th नंबर ये सब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का था, ये हम लोग कर चुके हैं। 8th नंबर भी हो गया है, ये सब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का था। 9th नंबर भी कंप्लीट है, 10th भी हो चुका है हम लोग का। हाँ ये वाला ये बाकी है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है इन्वेंट्री इफ द कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज बेसिस, अगर कंपनी वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेगा तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2020 इफ द कंपनी फॉलोड वेटेड एवरेज मेथड। तो यही से दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दिखा रहा है 1120, तो तुम लोग को स्टोर लेजर बनाने बोला है, तो ये देखो 1120 को यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करें अगर दिख जाए तो,
ये देखो यहाँ पर बोला है 1120 को ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, तो ये 1120 डेट में ओपनिंग इन्वेंट्री 0, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है। फिर 1120 में परचेज हुआ है 100 यूनिट 30 करके, तो 1120 रिसिप्ट में यूनिट में लिखेंगे 100, कितने से परचेज हुआ 30, कितना वैल्यू हो गया 3000, बैलेंस में जाएगा 100 और इधर 3000, अब 3000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है इशू फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट, क्या 100 से 50 इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया, रेट कौन सा होगा, यही वाला रेट होगा 50 इंटू 30, टोटल 1500 का स्टॉक इशू हुआ है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, क्योंकि ये अब हमारा इतना नंबर पॉइंट आ रहा है, तो आराम से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब 50 यूनिट 30 रुपीज करके 1500, 100 से 50 चला गया, कितना बचा 50, और 3000 से 1500 चला गया, कितना बचा 1500। अब 1500 डिवाइडेड बाई 50 करने से आंसर आएगा 30 रुपीज, तो 30 रुपीज करके अभी रेट चलेगा जो स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर फर्स्ट ऑफ फेब को परचेज हुआ है 200 यूनिट 40 करके, तो 240 करके 8000 हो गया। अच्छा, अब टोटल बैलेंस में कितना लिखेंगे, 200 अभी आया, पहले कितना था 50, तो टोटल 250 हो गया। 8000 अभी के स्टॉक का वैल्यू है, पहले के बचे हुए स्टॉक का वैल्यू 1500, 1500 और 8000 9500। अब रेट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज कर रहे हैं ना, तो ये देखो टोटल अमाउंट बाई टोटल क्वांटिटी, तो ये डिवाइड करने से हो जाएगा हम लोग का 38 आएगा, चेक करके देख लो 38 आएगा, ठीक है। तो 38 रेट हम लोग का निकल के यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब फिर बोला है इशू 100 यूनिट, ठीक है। ये डेट देखो लाइन बाय लाइन ही दिया हुआ है, इसलिए हम डेट पे ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन एग्जाम में अगर डेट को तुम लोगों को चेक कर लेना है, ठीक है। बीच बीच में क्या होता है, जैसे मान लो ये पहले दे दिया, ये बाद में, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें तो डेट वाइज चलना है। तो 100 यूनिट यूज इशू करेंगे, कर सकते 250 अवेलेबल है, 250 से 100 इशू करने पे बचेगा 150। अच्छा, रेट क्या चलेगा 38 करके 3800। अब 9500 से 3800 इशू हो गया, बच रहा है कितना 5700, ठीक है। इसका रेट 5700 डिवाइडेड बाई 150, ये देखो 5700 डिवाइडेड बाई 150 कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर इशू हुआ है 100 यूनिट, क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 150 था, अगर इससे कम होता तो नहीं कर पाते, 150 था, उसमें से अगर हम लोग 100 इशू करेंगे, रेट क्या होगा, जो रेट चल रहा है 38, तो 3800। अब इसमें 150 में से 100 लेस कर दो, कितना बचा 50, 5700 में से 3800 लेस कर दो, ये देखो कितना वैल्यूएशन का स्टॉक बचा 1900। अब 1900 में 50 डिवाइड कर दो, तो रेट कितना आ गया 38, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ गया 1900। कौन से मेथड से किया ये हम लोगों ने किया जो है स्टोर लेजर यानी बुक वैल्यू मेथड, यानी जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हम लोग का परपिचुअल इन्वेंट्री मेथड। ये परपिचुअल इन्वेंट्री मेथड से आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये परपिचुअल इन्वेंट्री मेथड से आंसर आया हुआ है। ये एक मैंने वेटेड एवरेज करवाया है, इसीलिए दोबारा से ये नहीं करवाई, यहाँ से दिखा दिया, तुम लोग चाहो तो एक बार खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन था ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, इलास्ट्रेशन 4 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने कंप्लीट तो हाँ ये देखो यही हम लोगों ने लास्ट कंप्लीट किया था। अच्छा, और एक पॉइंट है वो जस्ट बता देते हैं यहाँ पर, ये देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, जस्ट एक पॉइंट और बताना है मुझे यहाँ पर। अच्छा, ये वाला जो है, हाँ यहाँ पर देखो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन किया ये लीफो में आया था, यही तो मैंने तुम लोग को डिटेल्स में करके दिखाया ना, ये देखो आज स्टार्टिंग में यही करके दिखाया, लीफो में हम लोग का ये वैल्यू आया, ठीक है 16,500। फिर यहाँ पर क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लीफो मेथड में कितना आ रहा है 50,600। फिर यहाँ पर जो लिखा था वो देखो, अगर हम लोग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये क्या है, ये परपिचुअल है, जब हम लोग स्टोर लेजर बनाते हैं तो परपिचुअल, अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में करते हैं तो क्या होगा, बोल रहे पीरियोडिक में क्या करना है, जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद हमें दिखा 800 वाला 47, 800 पीसेस 47 वाला पड़ा हुआ है, 200 पीसेस 60 रुपीज वाला पड़ा हुआ है, कौन सा वाला 28 और 19, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का क्या था
4 दिसंबर से परचेस शुरू हुआ था, परचेस चला था हम लोग का 29 दिसंबर तक, मतलब इशू हुआ था 28 दिसंबर तक चला था, और इशू किया गया था लास्ट हम लोग का 16 नहीं, यहाँ पर दिया हुआ था, रुको हम दिखाते, भूल गए डेटा, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखो यहाँ पर बोला था कि 1600 यूनिट वेयर इशूड ड्यूरिंग द मंथ टिल 18 दिसंबर, 18 दिसंबर तक इशू हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। जब भी इशू करना बंद हो गया उसके बाद ये लोग जाएंगे स्टॉक वेरिफिकेशन करके, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने डिफरेंस में पढ़ा कि जब बिजनेस का एक्टिविटी खत्म होता है तभी जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आफ्टर 18 दिसंबर जब वेरीफाई करने के लिए ये लोग गोडाउन में गए होंगे तो इनको पड़ा हुआ स्टॉक कितना मिला होगा, 800 और 200, जब भी ये गए होंगे तो 1000। अब 800 वाला 47 करके था, ये 60 करके था। ये परचेज हुआ था 28 दिसंबर को, ये परचेज हुआ था 19 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे ये इनको मिलेगा। वी कैन सी दैट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज चेंज्ड फॉलोइंग लिफो मेथड ऑन परपेचुअल। अगर हम लोग परपेचुअल मेथड से करते हैं तो क्वांटिटी वही आएगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा। मेथड दोनों ही लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम लोगों ने यही कंसीडर किया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो एकदम प्रीवियस वाला पड़ा हुआ रहेगा, तो वही दिखा रहा है 800 और 200, ठीक है। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो प्रीवियस वाला पड़ा हुआ रहेगा, ये देखो यहाँ पर। तो कौन सा वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, 28 और 19 वाला, ठीक है। इसमें यही वाला क्वेश्चन में, यही वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग लीफो से करते, ठीक है, इसी क्वेश्चन को, ये कौन सा मेथड है, ये हम लोग का वही परपिचुअल मेथड, ठीक है, सॉरी फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से फीफो किया है। ऐसे करके तुम लोग फीफो को भी बना सकते हो जो तुम लोगों का परपिचुअल मेथड से हो जाएगा। ये कौन सा मेथड है, ये है हम लोग का परपिचुअल, ठीक है। जब भी स्टोर लेजर बनाएंगे परपिचुअल। ये कौन सा मेथड हो गया, ये हम लोग का हो गया पीरियोडिक, मतलब इसको हम लिख सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से है, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से फीफो है। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से लीफो करते तो कैसे होता वो भी दिखा देते हैं, देखो। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड से लीफो करते तो इशू का डेटा यहाँ पर देख लेते हैं और बता देते हैं, ये देखो। तो इशू का डेटा है 5 दिसंबर को इशू हुआ है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो ये देखो 4 दिसंबर में इन हुआ, उसके बाद 5 दिसंबर में आउट हुआ, तो ये वाला यहाँ से 500 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है 500 चला जाएगा, ये कितना बचेगा 450 रुपीज वाला, ठीक है। इसके बाद 10th दिसंबर में परचेज हुआ कितना 455 वाला, ऐसे लिखेंगे। अच्छा लीफो कर रहे हैं, फिर 11th को 355 वाला, 355 वाला। अच्छा 11th के बाद यहाँ पर देखो 11th के बाद 19, 200, 200 कितना करके 200 है 60 रुपीज करके। 19 दिसंबर के बाद कितना होगा, 20 को इशू होगा 600, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, यहाँ से 100 आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 450 वाला और यहाँ पर 355 वाला, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कौन सा डेट हुआ, ये हम लोग का इशू हुआ 20 दिसंबर। अब उसके बाद 20 के बाद 28 को परचेज हुआ 847 वाला, ये देखो 847 वाला। अब इशू कितना हुआ 500, तो फिर से लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ से 500 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 450 वाला, 355 वाला, और यहाँ पर हम लोगों का 500 है, तो यहाँ 500, तो 347 वाला। देखो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही निकाला है, मैंने यहाँ डायरेक्टली करके दिखा दिया, ये देखो 450, 355 और 347। ये कौन सा मेथड से किया, ये मैंने यहाँ पर स्टोर लेजर नहीं बना के, ये स्टोर लेजर वाले मेथड से ही किया, ठीक है। स्टोर लेजर नहीं बना के भी कर सकते हैं, अगर हमें स्टोर लेजर बनाने के लिए ना बोले, जस्ट इसे कैलकुलेट करके। लेकिन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो हम लोग जो है एंड में हमें गोडाउन में जो मिलेगा वही हमारा स्टॉक होगा। तो जब हम लोग गोडाउन में जाएंगे तो हमें क्या स्टॉक मिलेगा, लास्ट वाला ही पड़ा हुआ रहेगा 800 और 200 वाला, ठीक है, 800 और 200 वाला। तो ये जो 800 और 200 है उसका वैल्यूएशन यहाँ पर करोगे तो 1000 पीसेस का 49,600 करके आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसमें ये सब मेथड से क्वेश्चन करने देता नहीं है, हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जो हम लोगों ने इससे पहले किया हुआ एडजस्टेड प्राइस मेथड इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा बहुत तुम लोग फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज जो भी मैंने बोला उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करोगे
तो हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, इतना बोल सकते हैं, ये डिफरेंस। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।